नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2026 की लिखित परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, प्रश्न एकदम बेसिक लेवल का है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताने हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अब इसी के साथ ये भी जानते हैं दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध यानी कि मरकरी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग दोनों प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। दोनों प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1885 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1885 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के संस्थापक कौन थे? जैसा कि दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो अब बतानी है कि 1885 ईस्वी में किसके द्वारा हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे ए.ओ. ह्यूम यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे ए.ओ. ह्यूम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत है? दोस्तों बतानी है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, इनमें से कौन सा प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है? तो आप लोग याद रखेंगे सोयाबीन यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सोयाबीन में दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। तो ऑप्शन बी आप सभी याद रखेंगे सोयाबीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों बतानी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, कौन से धातु से वो लोग परिचित नहीं थे? तो आप लोग याद रखेंगे लोहा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग दोस्तों लोहा धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लुनार झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि लुनार नामक झील किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लुनार झील किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्र की कितनी संख्या पाई जाती है? दोस्तों बतानी है कि मनुष्य में गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स की कितनी संख्या पाई जाती है? तो संख्या से आप लोग याद रखेंगे 46। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों संख्या से आप लोग याद रखेंगे 46 और जोड़ी में पूछे तो जोड़ी में भी आप सभी को पता होगा 23 बतानी यानी कि 23। तो गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है? 46। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? दोस्तों बतानी है कि भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में 1 जुलाई 2017 को दोस्तों जीएसटी लागू किया गया था। आप लोगों को दोस्तों एक और पॉइंट बता दें कि जीएसटी सर्वप्रथम लागू करने वाला जो देश है वो है फ्रांस। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। कब लागू हुई थी भारत में? तो 1 जुलाई 2017 को। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है
कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है, मूर्ति है, किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो बतानी है कि किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महलों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों बतानी है कि भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये कितने वर्षों का होता है, तो आप लोग याद रखेंगे 5 वर्ष का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये दोस्तों 5 वर्ष का होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण वो जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे और भी जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं जो दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2026 की लिखित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? दोस्तों बतानी है कि संसद में बजट किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया जाता है। कहां पर? तो संसद में। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे वित्त मंत्री के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों बतानी है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो आप लोग याद रखेंगे गोमती नदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बतानी है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे 1526 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन बी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? देखिए दोस्तों, अब बतानी है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग याद रखेंगे 1556 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोग याद रखेंगे कब हुआ था? 1526 में। द्वितीय युद्ध 1556 में। आइए अब बात कर लेते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था आप लोग याद रखेंगे 1761 में। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तीनों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में और तृतीय युद्ध 1761 में। तीनों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और एकदम बेसिक लेवल के हैं जो जानना बेहद ही जरूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहता है? देखिए दोस्तों बताने है इंडेक्स से प्रश्न है। भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में दोस्तों हमेशा से शीर्ष स्थान पर रहने वाला अब तक का वो शहर है इंदौर। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य का शहर इंदौर है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अभी तक का हमेशा दोस्तों ये सूची में शीर्ष स्थान पर रहता है स्वच्छ शहरों की सूची में। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे इंदौर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किस व्यक्ति ने लिखा था? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने।
ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किन्होंने लिखा था? तो दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ब्राजील को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? कोयला के उत्पाद करने में। तो आप लोग याद रखेंगे झारखंड। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोयला उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है कौन सा? झारखंड। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों बतानी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर कहां है? तो आप लोग याद रखेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहां है? तो आप लोग याद रखेंगे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि कौन से शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मुंबई को, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मुंबई को दोस्तों भारत के सपनों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? दोस्तों बतानी है कि प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार को दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को दिया जाता है। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, एक कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। दोस्तों बतानी है कि कोशिका में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? दोस्तों बतानी है कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? तो आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप लोगों को दोस्तों एक और पॉइंट बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो आप लोग याद रखेंगे एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दिष्टकारी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अल्टरनेट करंट को दोस्तों डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे कि रेक्टिफायर का प्रयोग मोबाइल के चार्जर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? मोबाइल के चार्जर में, जो एसी करंट को दोस्तों डीसी में कन्वर्ट कर देता है। क्या नाम है? रेक्टिफायर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? किस शहर का उपनाम सिलिकॉन वैली है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेंगलोर। ऑप्शन डी, बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों ने निम्नलिखित में से किसकी आराधना की थी? दोस्तों बतानी है कि आर्यों ने किनकी आराधना की थी? तो आप लोग याद रखेंगे अग्नि की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न दोस्तों, हिंदी साहित्य के पिता किन्हें कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप सभी इसे अवश्य याद रखेंगे। हिंदी साहित्य के पिता यानी कि फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर किन्हें कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन ए, जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2026 की लिखित परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।